मैं मोटरसाइकिल चला रहा हूँ कंबोडिया के एक सुदूर गांव के बीचों बीच। मेरे पहियों के नीचे की सड़क, जिस सड़क पर मैं अभी चल रहा हूँ, पत्थर की बनी है। मिट्टी के नीचे प्राचीन पत्थर है। ये वो पत्थर हैं जिन्हें 1000 साल पहले काटकर आकार देकर यहाँ रखा गया था। लेकिन बात यह है कि मैं किसी सड़क पर नहीं चल रहा हूँ। मैं एक विशालकाय सांप के शरीर पर सवार हूँ। क्या आपको वे सिर दिखाई दे रहे हैं? 9 सिर है। इस पुल के किनारे से 9 विशाल पत्थर के सिर मुकुट की तरह फैले हुए आपकी ओर घूर रहे हैं, और उन 9 सिरों के चरणों में मोमबत्तियां, ताज़ी मोमबत्तियां पिछले 24 घंटों में जलाई गई। अगरबत्ती का धुआं अभी भी बरकरार है। फूल, चढ़ावे, पवित्र राख। कल रात कोई यहाँ आया था इस पुल की पूजा करने। किसी मंदिर में पूजा नहीं करना, किसी गिरजाघर में नहीं, किसी मस्जिद में नहीं, बल्कि एक पुल की पूजा करना। तो शुरू करने से पहले मेरा एक सवाल है। एक पूरी सभ्यता 1000 साल से भी अधिक समय तक एक पुल की पूजा क्यों करती रही? मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो के अंत तक आप प्राचीन इतिहास को फिर कभी उसी नजरिए से नहीं देखेंगे। मैं आपको बताता हूँ कि आप क्या देख रहे हैं। इस पुल को स्पीन प्रापटोस कहा जाता है। खमेर भाषा में स्पीन का सीधा सा मतलब पुल होता है, और प्रपटोस का अर्थ है पलायन। ये पलायन का पुल है। पलायन क्यों? क्योंकि स्थानीय लोगों का मानना है कि बहुत समय पहले कंबोडियाई शाही परिवार पर यहीं घात लगाकर हमला किया गया था। दुश्मनों ने अचानक हमला कर दिया और वे अपनी जान बचाने के लिए इसी पुल से भाग निकले। यही था भागने का पुल, पलायन का पुल। मैं हलचल भरे शहरों से बहुत दूर हूँ। यह अंकोर वाट से 40 मील दूर है, कंबोडिया के मध्य में, और इसके नीचे चीक्राइंग नदी बहती है, जिसका नाम खमेर भाषा में महान पूर्वज है। महान पूर्वज पलायन के पुल के नीचे छिपे हुए हैं। ये कभी पूरी दुनिया का सबसे लंबा कोरबिल स्टोन आर्च पुल हुआ करता था, और इसका इस्तेमाल आज भी हो रहा है। अभी इसी वक्त एक स्मारक के रूप में नहीं, न तो मखमली रस्सी के पीछे, न ही किसी संग्रहालय में कांच के नीचे। लोग इस पर मोटरसाइकिल चलाते हैं, ट्रैक्टर इस पर लकड़ी धोते हैं, परिवार हर शाम इस पर से होकर गुजरते हैं। खमेर रूजा शासन के दौरान, जो मानव इतिहास के सबसे हिंसक अध्यायों में से एक है, एक T-54 टैंक को इस पुल के ऊपर से चलाया गया था। क्या आप जानते हैं कि T-54 टैंक का वजन कितना होता है? टन में, सटीक कहें तो 36 टन। 1000 साल पुराने पत्थर के पुल पर से गुजरते हुए ये पुल गिरा नहीं। ये पुल कंबोडिया के 5000 रियाल के नोट पर छपा हुआ है। यह एक राष्ट्रीय प्रतीक है। अंकोर वाट को ही सारी सुर्खियां मिलती है, सारी डॉक्यूमेंट्री फिल्में, सारे पर्यटक। लेकिन इस पुल का इस्तेमाल रोजाना अंकोर वाट से भी ज्यादा लोग करते हैं। और मैं सिर्फ पर्यटकों की बात नहीं कर रहा, वे सचमुच इसका इस्तेमाल करते हैं। जरा इस बारे में सोचिए। लेकिन इंजीनियरिंग, चाहे वो कितनी भी असाधारण क्यों ना हो, असली कहानी नहीं है। असली कहानी रेलिंग पर लिखी है। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। इस पूरी प्राचीन सभ्यता की अपनी यात्राओं में मैंने हर जगह नागों की मूर्तियां देखी हैं। मंदिरों पर, सड़कों पर, फाटकों पर, दरवाजों पर। और मैंने एक बात गौर की है, एक पैटर्न, एक कोड। नाग कभी भी यादृच्छिक नहीं होते। सिरों की संख्या कभी भी यादृच्छिक नहीं होती। उनके सिरों की संख्या कभी सम नहीं होती, वे हमेशा विषम संख्या में होते हैं। मैंने आपको एक सिर वाला नाग दिखाया है। कुछ संरचनाओं पर मैंने आपको 3 सिर वाला नाग दिखाया है, अन्य पर 5 सिर वाला नाग, कुछ और भी है, और एक 7 सिर वाला नाग भी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मुझे 9 सिर वाला नाग कहाँ मिला? सिर्फ यहीं, सिर्फ पुलों पर नहीं, अंकोर वाट जैसे मंदिरों में बने प्रतीकात्मक पुलों पर नहीं, 9 शीर्ष नदियों पर बने वास्तविक पुलों के लिए आरक्षित है। क्यों? एक शीर्ष का क्या अर्थ है? 3 शीर्षों का क्या अर्थ है? कुछ संरचनाओं पर 5 और अन्य पर 9 क्यों दिखाई देते हैं? यह एक भाषा है, एक प्राचीन प्रतीकात्मक भाषा जिसके सटीक नियम है। एक ऐसा कोड जिसे कोई कहीं पूरी तरह से समझता था। और मुख्यधारा के इतिहासकार, वे कंधे उचका देते हैं। वे कहते हैं कि यह पौराणिक है, वे कहते हैं कि यह सजावटी है। लेकिन आप किसी सक्रिय नदी के ऊपर एक परिपूर्ण पत्थर में 9 सिर वाले नाग की नक्काशी नहीं करते हैं, और सदियों तक फैले एक साम्राज्य में दर्जनों संरचनाओं में उस नियम को बनाए नहीं रखते हैं, क्योंकि यह सजावटी है। और इस पुल पर ही ऐसे 4 नाग हैं, और उनमें से प्रत्येक के ठीक 9 सिर हैं,
ये बात बिल्कुल सटीक है। ये जानकारी है। यह अटल सत्य है। अब जरा ध्यान से देखिए, क्योंकि इस पुल पर मौजूद 9 सिर वाला नाग अकेला नहीं है। इसके नीचे, इसके प्रभुत्व में, एक 5 सिर वाला नाग है। इसके बगल में नहीं, इसके बराबर नहीं, उस पर उसका प्रभुत्व है। और वे दोनों 9 सिर वाला और 5 सिर वाला, एक और भी विशाल 1 सिर वाले नाग के खुले मुंह से निकल रहे हैं। 3 परतें, 3 पीढ़ियां, एक दूसरे के भीतर समाहित, जैसे कोई फ्रैक्टल, जैसे कोई सिस्टम। ठीक है, तो 1 सिर वाला नाग है, 5 सिर वाला और 9 सिर वाला, लेकिन 3 सिर वाला नाग कहाँ है? ठीक यहीं, रेलिंग के निचले हिस्से में। तो पवित्र ज्यामिति संख्याएं हमें कुछ बता रही है। और एक और बात है, प्रत्येक नाग की गर्दन पर एक चक्र अंकित होता है। उसका अपना ऊर्जा केंद्र, उसकी अपनी आवृत्ति, लेकिन एक संयुक्त चक्र भी है। एक ऐसा चक्र जो उन सभी को समाहित करता है, मानो मूर्तिकार हमें एक संचयी आवृत्ति दिखा रहा हो, एक अनुनाद। इन सभी सिरों के एक साथ काम करने पर उत्पन्न होने वाला कुल कंपन। यह आवृत्ति क्या करती है? और ये रहा वो सवाल जो आपको रातों की नींद उड़ा देगा। 7 सिर वाला नाग कहाँ है? मैंने आपको 1 सिर वाला नाग, 3 सिर वाला, 5 और 9 सिर वाला नाग दिखाया, लेकिन मैंने सुविधा के लिए 7 को छोड़ दिया, क्योंकि इस पुल पर 7 गायब है। या फिर है? ये अंडे हैं, नाग के अंडे। उन अंडों के भीतर से मानवाकार आकृतियां निकल रही है। उनमें से 7 है सप्तऋषि, प्राचीन हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान के 7 ऋषि। इन 7 हस्तियों का उल्लेख विश्व भर में मिलता है, यहाँ तक कि सुमेरियन भी इन्हें 7 अपकलू कहते हैं। 7 सिर वाला नाग अनुपस्थित नहीं है, वह छिपा हुआ था। इसे एक अलग रूप में कोडित किया गया है, क्योंकि जिसने भी इसे उकेरा है, वो कुछ खास जानकारी को स्पष्ट नहीं होने देना चाहता था। वे चाहते थे कि आप इसे तभी खोजें जब आप सचमुच ध्यान दे रहे हों। और अब मुझे आपको इससे भी अधिक परेशान करने वाली चीज दिखानी है, क्योंकि नाग, जो भी हो, सांप नहीं है। इस वीडियो को रोकें। मैं चाहता हूं कि आप इस नाग के शरीर को ध्यान से देखें। सिर को नहीं, पूंछ को नहीं, शरीर। क्या आप उसे देख रहे हैं? बिल्कुल वही। नाग के घने शरीर से लगभग 30 डिग्री के कोण पर एक मानव आकृति उभर रही है। एक मानवाकार आकृति नाग के शरीर से इस प्रकार बाहर निकलती हुई, मानो उसके अंदर से उभर रही हो। न तो सर्प की पूंछ, न ही शल्क। एक मनुष्य नाग के रूप से बाहर निकल रहा है, मानो वह अपने वास्तविक स्वरूप को प्रकट कर रहा हो। और पुल के दूसरी तरफ ये फिर से दिखाई दे रहा है। वही बात, एक मानव आकृति नाग के घने शरीर से उभरती हुई। लेकिन यह और भी अजीब हो जाता है। यहाँ देखो, नाग के विशाल शरीर पर वो एक मुट्ठी है, एक विशाल कसी हुई मानव मुट्ठी नाग के शरीर से बाहर निकलती हुई। इसका क्या मतलब है? कौन सा प्राचीन मूर्तिकार बैठकर कहता होगा, मैं एक सांप से निकलती हुई मुट्ठी की मूर्ति बनाऊंगा, जब तक वे जो उकेर रहे हैं वो पौराणिक कथा ना हो। क्या पता वो कोई गुप्त संहिता हो। अब 9 सिर वाले और 5 सिर वाले नागों के आधार पर जाओ, देखो उनके नीचे क्या है। एक विशालकाय मानव आकृति लंबा खड़ा हुआ, नमस्ते मुद्रा में, हाथ आपस में जुड़े हुए, सिर थोड़ा झुका हुआ, और उनके चारों ओर नमस्ते की मुद्रा में रेलिंग के किनारों पर और भी मानव आकृतियां हैं, सभी श्रद्धापूर्वक। क्या वे नागों की पूजा कर रहे हैं? या केंद्र में स्थित आकृति नागों में से एक है, जिसे उसके वास्तविक मानव रूप में दर्शाया गया है? उनकी कृतियों के बीच खड़े होकर प्राचीन मूर्तिकार उन चीजों को नहीं तराशते थे जिनके बारे में उन्होंने गहराई से विचार नहीं किया होता था। कोई हमें कुछ बता रहा था, और किसी और ने ये सुनिश्चित कर दिया कि हम कभी भी पूरी तरह से निश्चित न हो सके कि वह कुछ क्या था, क्योंकि इस पुल पर मौजूद हर एक महत्वपूर्ण चेहरा नष्ट हो चुका है। हर एक। यह इरोजन नहीं है। बारिश से पत्थर धीरे धीरे अरोड्स होते हैं, इससे किनारे गोल हो जाते हैं, इससे पत्थर की आकृतियां मुलायम हो जाती हैं। यह वैसा नहीं है। इस पुल पर मौजूद हर चेहरा, हर महत्वपूर्ण इंसान या मानवाकार चेहरा को जानबूझकर व्यवस्थित रूप से शल्य चिकित्सा द्वारा हटा दिया गया है। क्षतिग्रस्त नहीं, हटा दिया गया। 9 सिर वाले नाग के नीचे बनी विशाल नमस्ते आकृति चेहरा गायब है। बलि के पत्थर या बलि पीठ पर खड़ी आकृति चेहरा गायब। एक अन्य बलि वेदी पर यह आकृति चेहरा गायब। एक लंबा ड्रिलिंग उपकरण पकड़े हुए आकृति चेहरा गायब।
और ध्यान दीजिए, शरीर अक्षुण्ण है, भुजाएं अक्षुण्ण है। नमस्ते की मुद्रा पूरी तरह से संरक्षित है। औजार को पकड़े हुए हाथ पूरी तरह से सुरक्षित है। केवल चेहरे ही चित्रित किए गए थे। कोई यहाँ औजारों के साथ इरादे से, उद्देश्य से आया और इस पुल पर मौजूद हर महत्वपूर्ण व्यक्ति की पहचान मिटाने में काफी समय और मेहनत लगाए। क्यों? यदि आप किसी स्मारक को नष्ट करना चाहते हैं तो आप उसे पूरी तरह से नष्ट कर देंगे। यदि आप उसमें तोड़फोड़ करना चाहते हैं तो आप बेतरतीब ढंग से तोड़फोड़ करेंगे। लेकिन ये लक्षित है, यह विशिष्ट है, केवल चेहरे, केवल पहचान। सवाल ये है, कौन नहीं चाहता था कि हम जानें कि ये कौन लोग हैं? क्या ये आक्रमणकारी थे? क्या ये धार्मिक प्रतिद्वंद्वी थे जो किसी प्रतिस्पर्धी विश्वास प्रणाली को मिटाने की कोशिश कर रहे थे? क्या यूरोपीय उपनिवेशवादी ही इस सभ्यता के इतिहास को रहस्यमय बनाए रखना चाहते थे ताकि इसे अधिक नियंत्रित किया जा सके? या फिर, और यह सबसे भयावह संभावना है, क्या ये किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया था जो इन व्यक्तियों को ठीक ठीक जानता था और उस पहचान को इतना खतरनाक पाया कि वह उसे जीवित नहीं रहने दे सकता था? इतिहास के क्षेत्र में जो चीजें हटा दी जाती हैं, वे अक्सर हमें उन चीजों से कहीं अधिक जानकारी देती हैं जो शेष रह जाती हैं। अब मेरे साथ आओ, चलो पुल से नीचे उतरते हैं। चलिए इसके नीचे चलते हैं, क्योंकि सड़क से आपने जो कुछ देखा है, नागों के सिर, नक्काशी, मोमबत्तियां, वह तो बस ऊपरी सतह है। असली चमत्कार तो इसके भीतर छिपा है। मेरे साथ चलिए। क्या आप ये सीढ़ियां देख रहे हैं? ये आधुनिक लकड़ी की सीढ़ियां, इन्हें हाल ही में लगाया गया है। लेकिन मूल सीढ़ियां जो अभी भी यहाँ मौजूद हैं, अभी भी दिखाई देती हैं, लेटेराइट पत्थर से बनी है। और ये सीढ़ियां महज सीढ़ियां नहीं है, ये रिटेनिंग वॉल प्रणाली का हिस्सा है। रिटेनिंग वॉल एक ऐसी संरचना है जिसे मिट्टी को रोके रखने और पार्श्व भू दबाव का प्रतिरोध करने के लिए बनाया गया है। क्षरण को रोकने के लिए, ढलान वाली भूमि को स्थिर करने के लिए। आधुनिक सिविल इंजीनियर विश्वविद्यालयों में वर्षों तक इसका अध्ययन करते हैं। और यहीं पर कोन को देखिए। देखिए दीवार नाले की ओर कैसे झुकी हुई है। सीधी नहीं है, ये बिल्कुल सीधा नहीं है, ये पानी की ओर झुका हुआ है। क्यों? दीवार को ढलान देकर प्राचीन निर्माता इसकी आधार चौड़ाई और द्रव्यमान बढ़ा रहे थे, जिससे इसे पीछे से पृथ्वी के दबाव का सामना करने के लिए अधिक भार मिल सके। ये गुरुत्वाकर्षण पर आधारित एक इंजीनियरिंग समाधान है। यह उन्नत रिटेनिंग वॉल इंजीनियरिंग है। कंबोडिया में 1000 साल पहले, अब नदी के सबसे गहरे बिंदु पर खड़े हो जाइए। अपने चारों ओर देखिए। नदी का तल समतल नहीं है। यह एक डिब्बा नहीं है। यह एक तालाब नहीं है। यह एक व के आकार का है। ऊपर की ओर चौड़ा है, जहां तटबंध पानी से मिलते हैं, धीरे धीरे संकरा होता हुआ केंद्र की ओर गहरा होता जा रहा है। वी आकार क्यों? क्योंकि वी आकार की नहर में पानी जमा नहीं हो पाता है। वी के आकार के निचले भाग में पानी हमेशा गतिमान रहता है, हमेशा सबसे निचले बिंदु की ओर बहता रहता है, हमेशा प्रवाहित होता रहता है। यदि आप चारों ओर सीधी खड़ी दीवारें बनाते हैं तो एक तालाब बन जाता है। स्थिर जल, यह मच्छरों के प्रजनन का, बीमारियों का और गाद के जमाव का स्थल बन जाता है, जो अंततः नहर को अवरुद्ध कर देगा। प्राचीन वास्तुकारों ने एक स्वतः सफाई करने वाली नदी नहर का निर्माण किया था। 10 शताब्दियों पहले की एक स्वतः सफाई करने वाली नदी नहर। अब खंभों पर लगे दागों को देखिए। प्रत्येक खंभे के पहले 8 फीट काले रंग के बदरंग, ये जलस्तर का उच्चतम बिंदु है। नदी सामान्यतः हर साल इसी स्तर तक पहुंचती है, लेकिन निर्माणकर्ताओं ने वहां 23 फीट की अतिरिक्त जगह छोड़ी है, सामान्य बाढ़ के स्तर से 3 गुना। वे अनुमान नहीं लगा रहे थे, वे सावधानी नहीं बरत रहे थे। उनके पास आंकड़े थे, उनके पास ऐतिहासिक रिकॉर्ड थे कि यह नदी अपने सबसे बुरे रूप में क्या कर सकती है, और उन्होंने उससे भी 3 गुना बदतर स्थिति के लिए निर्माण किया। वैसे 23 फीट 24 नहीं। जैसा कि मैंने कहा, ये पुल संख्याओं का खजाना है। अब इसके ओबेलिस्क आकार को देखिए। नीचे बचे हुए पानी में प्रतिबिंब दिख रहा है। देखा, घाट का प्रतिबिंब, स्तंभनुमा आकृति, पानी में लहरा रहा है। यह अपना सिर इधर उधर हिलाता है, नाक की तरह। शायद बनाने वालों को भी यह बात पता थी। शायद ये जानबूझकर किया गया था। ऊपर देखो, क्या तुम्हें पत्थर इस तरह रखे हुए दिख रहे हैं? प्रत्येक पत्थर थोड़ा थोड़ा अंदर की ओर झुका हुआ है,
और अगला पत्थर उससे भी अधिक झुका हुआ है, और अगला पत्थर उससे भी अधिक झुका हुआ है, जब तक कि बिल्कुल ऊपर वे लगभग एक दूसरे को छू न लें। लगभग ऊपर एक हल्की सी रोशनी दिखाई देती है, एक पतली दरार, इसे कोरबेल आर्च कहते हैं। और मैं चाहता हूं कि आप ये नाम याद रखें, क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है कि कोरबेल आर्च केवल यूरोप में ही पाया जाता है, लेकिन दुनिया भर के प्राचीन वास्तुकारों ने अन्य सभी प्रकार के मेहराबों की तुलना में कोरबेल मेहराब को प्राथमिकता दी। मैं एक कोरबेल मेहराब के नीचे खड़ा हूं, सुदूर कंबोडिया में, कम से कम 900 साल पहले निर्मित। अब इसमें इस्तेमाल की गई सामग्रियों को देखिए। सड़क की सतह जिस पर आप चलते हैं चिकनी, एकदम सपाट बलुआ पत्थर की है। आपको इसका एहसास नहीं होता क्योंकि यह ऊपर से मिट्टी की एक परत से ढकी हुई है, लेकिन ये बलुआ पत्थर के टुकड़े मीलों दूर स्थित पहाड़ी खदानों से लाए गए थे। बारीकी से तराशा गया, पूर्णता से स्थापित किया गया। ये खंभे, सब कुछ थामे हुए विशाल स्तंभ, बलुआ पत्थर नहीं बल्कि लेटेराइट पत्थर है। यह एक ज्वालामुखीय चट्टान है जो यहाँ प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, आसानी से प्राप्त हो जाती है और आसानी से आकार दी जा सकती है। लेकिन अब इसके ढांचे को देखिए। खंभों के पास जाइए, उन्हें छूकर देखिए। इस पुल का 90% हिस्सा, इसकी आंतरिक संरचना, इसके ढांचे लेटेराइट पत्थर से बना है। खुरदरा, छिद्रयुक्त, कच्चा। बिल्डरों ने महीन बलुआ पत्थर को केवल दिखाई देने वाली सतहों के लिए आरक्षित रखा, जहां सौंदर्य की दृष्टि से इसका महत्व था। नागों का शरीर और सिर सभी बलुआ पत्थर से बने होते हैं, लेकिन उन्होंने संरचनात्मक आधार के लिए लेटेराइट का उपयोग किया। यह आदिम नहीं है, यह वास्तुशिल्पीय परतबंदी है। आधुनिक इंजीनियर कंक्रीट के अंदर सरिया डालते समय भी इसी तर्क का उपयोग करते हैं। एक बुनियादी आंतरिक ढांचा, एक सुंदर बाहरी आवरण। बलुआ पत्थर खुरदुरे लेटेराइट ब्लॉकों पर लगाई गई एक परत है। मानो या न मानो, आप अंकोर वॉट में भी यही तकनीक देख सकते हैं। ये देखने में ऐसा लगता है जैसे इसे शुद्ध बलुआ पत्थर से तराशा गया हो, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कंबोडिया की हमारी यात्रा में मैं आपको इसकी दीवारों के भीतर छिपा हुआ प्राचीन रहस्य दिखाऊंगा। मैं बलुआ पत्थर के अग्रभाग के भीतर छिपे हुए लेटेराइट ब्लॉकों को स्पष्ट रूप से दिखाता हूं। यदि आप मेरे टूर में शामिल होना चाहते हैं तो कृपया नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। वापस पुल पर चलते हैं। आप इन स्तंभों को देख सकते हैं, इन्हें खंभे कहा जाता है। कुल 21 खंभे। प्राचीन निर्माता मनमाने ढंग से संख्याएं नहीं चुन रहे थे, वे कभी ऐसा नहीं करते थे। लेकिन ये खंभे सिर्फ स्तंभ नहीं है, इनके बीच की दूरी का सटीक आकलन किया गया था, और उस गणना का कारण जितना आप सोच रहे होंगे उससे कहीं अधिक पेचीदा है। दो खंभों के बीच की दूरी को स्पैन कहा जाता है। इस पुल पर खंभों को जानबूझकर संकरा रखा गया है। क्यों? क्योंकि संकरे खंभे एक साथ दो काम करते हैं। पहली बात तो ये है कि वे पानी की गति को धीमा कर देते हैं। जब नदी को किसी संकरे रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है तो उसकी गति धीमी हो जाती है। इसकी ऊर्जा का वितरण होता है, खंभों पर लगने वाला बल कम हो जाता है। ये पुल उन बाढ़ों का सामना कर लेता है जो चौड़े पुलों को नष्ट कर देती है। दूसरा, और यही वो हिस्सा है जो इस पुल के बारे में आपकी सोच को बदल देगा, संकरे स्पैन के कारण बड़ी नावों का गुजरना असंभव है। प्राचीन कंबोडिया केवल मंदिरों की सभ्यता नहीं थी, यह एक नौसैनिक साम्राज्य था। वे जलमार्गों पर युद्ध लड़ते थे। यदि आप बायोन मंदिर जाएंगे तो आपको दीवारों पर उत्कीर्ण युद्ध दृश्यों की विस्तृत नक्काशी देखने को मिलेगी। कंबोडियाई नौसैनिक युद्ध, विशाल युद्धपोत, नदियों और झीलों पर लड़ते सैनिकों और हथियारों को ले जाने लायक बड़ी नाव इस पुल के आर पार नहीं जा सकती, लेकिन एक संकरी कश्ती जा सकती है। एक मछली पकड़ने वाली नाव ऐसा कर सकती है। देखो, स्थानीय लोग अभी भी छोटी मछली पकड़ने वाली नावों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दुश्मन का युद्धपोत नहीं। ये पुल सिर्फ एक नदी पार करने का स्थान नहीं है, यह एक चेकपॉइंट है, एक सैन्य नाकाबंदी चौकी जो देखने में एक साधारण नदी पार करने के स्थान जैसी लगती है, उसमें छिपाई गई है। और यह सचमुच में भागने का पुल भी था, शाही भागने का रास्ता। इसे सैन्य रणनीति के नजरिए से सोचिए। आप पुल पार कर लेते हैं, आपके दुश्मन अपने युद्धपोतों से आपका पीछा नहीं कर सकते। आपने अपने लिए समय खरीद लिया है। लेकिन मैंने इंजीनियरिंग के सबसे पेचीदा रहस्य को अंत के लिए बचाकर रखा है,
क्योंकि इस पुल के बारे में 3 ऐसे सवाल हैं जिनका संतोषजनक जवाब किसी के पास नहीं है। प्राचीन निर्माताओं ने 30 फीट चौड़ा पुल क्यों बनाया था? इस आकृति के पेट में छेद क्यों किया गया है? स्थानीय लोग रात में यहाँ क्यों इकट्ठा होते हैं और आग का सर्प बनाते हैं? मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ उसे सार्वजनिक रूप से साझा नहीं किया जा सकता है। असली जवाब, वे जवाब जो इस प्राचीन पुल को देखने का आपका नजरिया पूरी तरह बदल देंगे, केवल सदस्यों के लिए उपलब्ध एक वीडियो में छिपे हुए हैं। अगर आप सच जानने के लिए तैयार हैं तो नीचे दिए गए ज्वाइन बटन पर क्लिक करें। आपके मन में जो भी सवाल है वे सब आपको दूसरी तरफ मिल जाएंगे। मैं अपनी साइकिल पर वापस आ गया हूँ। वही पुल, मेरे पहियों के नीचे वही प्राचीन पत्थर, वही 9 लोग किनारे से देख रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप इसे उसी तरह देख रहे हैं जैसे इस वीडियो की शुरुआत में देख रहे थे। मैं आपको इस पुल द्वारा पूछे गए सवालों के साथ छोड़ता हूँ, क्योंकि महान रहस्य आपको जवाब नहीं देते, वे आपको बेहतर सवाल पूछने का मौका देते हैं। चेहरों को किसने बिगाड़ा और क्यों? नागों के सिर 1, 3, 5, 7 और 9 का कोड क्या है? और सर्प मुकुटों की संख्या के माध्यम से इस प्राचीन साम्राज्य में कौन सी जानकारी प्रसारित की जा रही थी? कंबोडिया के इस सुदूर इलाके में सैकड़ों टन भार ढोने में सक्षम 30 फुट चौड़ी सड़क की क्या आवश्यकता थी? नमस्ते की आकृति के पेट में छेद करके क्या किया जा रहा है? और नागों के अंडों से निकलने वाली ये मानवाकार आकृतियां कौन है? हमें सदियों से यह बताया जाता रहा है कि प्राचीन निर्माता आदिम थे, अंधविश्वासी, भय, मिथक और अज्ञानता के आधार पर बातें गढ़ना। लेकिन ये पुल यहाँ उन सभी बातों का मौन, निर्मम खंडन बनकर खड़ा है जो हमें सिखाई गई है। यह आदिम नहीं है, ये संयोग नहीं है, यह अंधविश्वास नहीं है, ये सुनियोजित है, ये गणितीय है, ये जानबूझकर किया गया है, ये शानदार है, और यह हजारों वर्षों से यहाँ मौजूद है, खड़ा है, काम कर रहा है, और असली लोगों द्वारा असली जीवन जीते हुए इसके ऊपर से गुजरता आ रहा है। आधुनिक दुनिया एक पुल बनाएगी, वो 40 साल में ढह जाएगा। अधिकारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, राजनेता एक समिति का गठन करेंगे, और कंबोडिया के किसी गांव में एक परिवार पत्थर के नाग की मूर्ति के सिर पर मोमबत्ती जलाएगा, और महान पूर्वज का पुल, मुक्ति का पुल, खड़ा रहेगा। खामोशी में, पत्थर में, हमारा इंतजार कर रहा है कि हम आखिरकार इतने समझदार हो जाएं कि समझ सके कि यह क्या कह रहा है। अगली प्राचीन रहस्यमयी यात्रा में मिलते हैं।